नमस्कार, प्रभात साक्षी के खास कार्यक्रम सौर्यपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी सर। सर आपका बहुत स्वागत है। और फिर से हम जो वैश्विक मुद्दे हैं, खास करके तनाव वाले मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करेंगे और शुरुआत इजराइल हमास युद्ध के साथ ही करते हैं। सर 7वें महीने में ये युद्ध पहुंच चुका है, लेकिन संकट की स्थिति अब भी बरकरार है और अगर देखा जाए तो अभी भी दोनों ओर से वार पलटवार का दौर देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा जो त्रासदी है वो आम जनता को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में वर्तमान स्थिति क्या है और आने वाले महीनों में स्थिति क्या रह सकती है? अंकित, बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए दोनों तरफ से स्थिति, और अब हम ये कहें कि स्पष्ट नहीं है कहीं से भी कि क्योंकि जो एम इजराइल ने सोचा था कि पूरा खात्मा कर देंगे हमास का, पूरा कब्जा कर लेंगे गाजा पर, वो चीज नहीं हो पाई। हमास भी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। हमास भी हथियार नहीं डाले, हमास ने, वो भी चल रहा है। और जो बाकी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो भी डाउन नहीं हुए हैं। तो बिल्कुल सही कहा कि ये जो है, और आपको याद है हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि इतनी जल्दी ये खत्म नहीं होने वाला है जो लड़ाई है, क्योंकि वो लग रहा था कि जिस हिसाब से चलेगा, और हिस्ट्री अगर हम देखें इस तरह की लड़ाइयों में तो कभी भी ऐसा हुआ नहीं। हाँ, मैदानी लड़ाई है, बॉर्डर्स पर है, वो तो चलिए हो भी जाता है, बट इस तरह का युद्ध जो है, एक तो छद्म युद्ध कहिए, क्योंकि दो आर्मी तो नहीं लड़ रही हैं। एक आर्मी है इजराइल की, बिल्कुल, और दूसरे तो गुरिल्लाज हैं। तो आप किस रूल पर, किस बेस पर चल रहे हैं, एक बहुत बड़ी चीज थी। दूसरी, देखिए दोनों तरफ से बहुत ताकतें हैं। इजराइल के पास पूरा, एक तरह से कहिए, पूरा वेस्ट और अमेरिका है। दूसरी तरफ ईरान फोकस में, उसके साथ अब चाइना और रूस भी हैं, और बाकी कुछ अरब देश भी हैं। तो जब ऐसी चीज आ गई तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना, बैक पीठ दोनों पर किसी न किसी का हाथ पड़ा हुआ है और सामान और उनको मिले जा रहा है। अभी हुआ क्या है, पहले हम ये देख लें कि पिछले एक हफ्ते में एक्चुअली ग्राउंड पर क्या हुआ है। दो तीन मेजर चीजें हुई हैं। देखिए कि इन्होंने, इजराइल अपने जो अल शफा है वहां पर जो हॉस्पिटल में बहुत आपने देखा महीनों तक था, अब धीरे धीरे उन्होंने अल शफा खाली किया। लेकिन जो बाकी गाजा के जो हैं या जो बॉर्डर के विलेजेस हैं, उन पर उनका अभी भी चल रहा है। राफा वाला जो इलाका है वहां भी वही हाल है उनका। और खान यूनिस का जो है वो देखिए वो लगातार चलते ही जा रहा है। कहीं ना कहीं वो अब इतने ज्यादा भी नहीं है कि वो कहें कि उन्होंने बहुत ज्यादा हमास के कैप्चर किया या उनको मारा है। हालांकि डेथ हो रही है। अब देखिए 33,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है। बिल्कुल, 33,000 बहुत बड़ा एक आंकड़ा होता है। 75,000 के आसपास घायल हैं। सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है लोगों को। आपने देखिए नहीं मिल रहा है। बच्चे मैक्सिमम तो ये रहे कि जो माताएं हैं बच्चों को दूध नहीं पिला रही हैं, छोटे बच्चों को, बिकॉज है नहीं उनके पास। तो ये बहुत बड़ी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। इसी बीच में देखिए सीरिया में जाकर के जो ईरान की एम्बेसी थी डमेस्कस में, वहां इन्होंने हमला किया। उसकी बात हम बाद में करेंगे। और हिजबुल्लाह के साथ इनका चल ही रहा है बॉर्डर्स पर, वहां भी। लेकिन जो मुख्य चीजें हुई हैं, देखिए जैसे मैंने कहा कि अल शफा हॉस्पिटल से अब इजराइल निकल आया, इन्होंने वो छोड़ दिया है और हो सकता है वहाँ वो काम करना शुरू कर दे। लेकिन इन्होंने जो हमले बाकी किए हैं, अब जो एड कॉन्वॉय पर देखिए हमला हुआ था, वर्ल्ड सेंटर किचन के, जिसमें 6-7 लोग मारे गए, पूरी दुनिया में इसके ऊपर जो है नाराजगी है। और उसमें सभी के थे, यूके, पोलैंड, कनाडा, इनके भी लोग थे, और सभी ने जो है नाराजगी जाहिर की है। और पहली बार देखिए, इनफैक्ट पहले तो इजराइल ने बोला कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या है कैसे है, लेकिन पहली बार उन्होंने अपोलॉजी, क्षमा मांगी है कि भाई ये गलती हुई है। अब ये सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी चीज हुई है तो ऑर्डर्स किसने दिए? बिल्कुल, कमांड एंड कंट्रोल कहाँ है? कहा तो ये जा रहा था कि इजराइल अपने अकेले तो नहीं करता, अमेरिका के भी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वहां पर है। लेकिन फिर ये कैसे हो रहा है? डेमेस्कस जो ईरान के ऊपर उन्होंने किया तो हम आगे देखेंगे, बट वो भी एक था।
कि इन्होंने किस बेसिस पर हुआ, और कहा जा रहा है कि भाई अकेले तो इन्होंने किया नहीं। तो कुछ चीजें ये हैं जहां की जिसका कि जवाब कहीं ना कहीं इनको देना पड़ेगा, और दुनिया में नाराजगी इस पर है, बढ़ती जा रही है, इजराइल को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। देखिए आप लेटेस्ट पढ़िए, मैं गार्जियन पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट दिखाई है यूके में, इंग्लैंड में कह रहे हैं कि 56% जो इनके वोटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है गलत है, वो गलत है। और ये भी कह रहे हैं, मतलब 59% कह रहे हैं गलत है, 56% ये कह रहे हैं कि अब हथियार और एम्युनिशन इजराइल को नहीं देना चाहिए इंग्लैंड ने। बिल्कुल। तो ये बात यहां तक पहुंचेगी तो आप देख लीजिए कि मतलब इसमें नाराजगी कहां तक जा रही है, और ये इजराइल को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इनको। लेबनान का जो बॉर्डर है वो भी बंद नहीं है, वहां भी एक्टिव है, वहां भी एक्सप्लोजन हुआ था पिछले हफ्ते, वहां भी प्रॉब्लम है। और अभी इन्होंने जो है जो इनके अटैक्स तो कंटिन्यू कर रहे हैं, अटैक्स तो होने वैसे चल रहे हैं इनके। अभी देखिए इन्होंने इवन वेस्ट बैंक में लोगों को इन्होंने पकड़ा है। तकरीबन जो इन्होंने अभी तक जितने पैलेस्टीनियंस को इजराइल ने राउंड अप किया है, वो तकरीबन कहा जा रहा है कि वो 8,000 तक पहुंच गए हैं एक तरह से, जो ये इन्होंने जिन लोगों को पकड़े हैं। और अभी देखिए ऋषि सुनाक जो प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड के, उन्होंने बोला है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा सिविलियंस कैजुअलिटीज हो रही हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, खास करके जो एड वर्कर्स हैं। उन्होंने बात भी की है नेतन्याहू से इसके बारे में। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा अगेंस्ट जा रही हैं इजराइल के। हालांकि ये भी था कि पिछले हफ्ते बातचीत चल रही थी कि शायद आगे बढ़े, जो युद्ध विराम की बातचीत हो। मोसाद चीफ कतर में गए थे, CIA से भी आए थे कतर में, वहां भी बात हुई थी। तो कुछ लग रहा था कि ये चीज शायद आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं आ पा रही है। हालांकि जो एक दबी रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो मामला है कि गाजा के ऊपर कौन रहेगा, कौन किसका, अगर इजराइल विड्रॉ कर लेता है, क्योंकि देखिए मुख्य शर्त हमास की है कि इजराइल विड्रॉ कर जाए कंप्लीट पूरे इलाके से, तो ये है कि गाजा पर कंट्रोल कौन करेगा। जो अभी खबर आ रही है मीडिया में कि इजराइल ने शायद प्रपोज किया है कि अरब के ही 3 देश जो हैं उनकी एक कंबाइंड इंटरनेशनल फोर्स बनाई जाए जो उसको कब्जा करे, लेकिन कमांड एंड कंट्रोल अमेरिका का हो, उनका सिस्टम रहेगा। अभी 3 देश कौन होंगे इन्होंने नाम तो नहीं दिया, लेकिन देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, इजिप्ट तो पहले बोल चुके हैं कि ये वहां पर गाजा में नहीं आएंगे। तो ऐसी बातें चल रही हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ इसमें सोल्यूशन आ भी जाए। बिल्कुल। लेकिन ये जो एक्शंस हैं इजराइल के, ये जो है थोड़ा अब और आग में घी डालने के काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा उसको रोक रहे हैं, जो युद्ध विराम वाली बात। मतलब जो युद्ध विराम नहीं हो पा रहा उसमें इजराइल, बिल्कुल देखिए दोनों, मैं कहूंगा दोनों का है। मतलब वो कहते हैं ना वो हठपना की नहीं जी, मैं जो कह रहा हूं वही हो, क्योंकि किसी को थोड़ा आगे आना पड़ेगा, किसी को पीछे आना पड़ेगा। अभी जो बाइडेन ने भी ये देखिए पहले ही नाराज थे इजराइल से, उन्होंने भी जो एड वर्कर्स की जो मारे गए उनके बारे में उन्होंने भी बोला है कि ये गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, कि किसने ऑर्डर किया, किसने क्या किया। तो ये जो है ऐसी चीजें हैं। प्लस अब दुनिया क्या कर रही है, अरब देश कह रहे हैं कि इजराइल ऐसा कर रहा है, जो बाइडेन भी इसको गलत मान रहे हैं, ऋषि सुनाक भी गलत मान रहे हैं, हंगरी, फ्रांस, सबने बोला है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी एम्युनिशन और हथियार इनको सप्लाई किए जा रहे हैं। तो इसका जो है मतलब क्या हो सकता है। बल्कि ये देखिए अभी जो परसों की न्यूज़ है उसमें था कि हो सकता है अमेरिका 50 जो है F-15 फाइटर्स इजराइल को दे। तो ये चीज़ अभी भी चली आ रही है। और दूसरा देखिए जो अभी भी है इसमें इजराइल अब बहुत मेजर गेन्स कहीं नहीं मिल रहे हैं जहां कहा जाए। हालांकि उसके पोर्ट्स पर भी हौतीज का भी अटैक जारी है, हौतीज भी बंद नहीं हुए हैं, उनसे भी चल रहा है। लेकिन मुख्य जो मुद्दे हैं अगर हम देखें, जो हम एनालाइज करें, तो पहली बात कि क्या इजराइल हमास का खात्मा कर सकता है। 6 महीने में नहीं हुआ, 2 दिन में 6 महीने देखिए पूरे होने वाले हैं, और हम लोग देख रहे हैं 6 महीने में खात्मा नहीं पाया, तो क्या इजराइल कर पाएगा हमास का खात्मा, और कहां तक करेगा? मुश्किल। एक ये है। फिर लड़ाई कितनी चलती रहेगी? बिल्कुल। अब
कहाँ कहाँ आप हमास को ढूंढते रहेंगे और फिर इसका मतलब सालों तक लड़ाई आप चलते रहेंगे। बिल्कुल। और नुकसान फिर हम देखेंगे किसका हो रहा है, वो तो हम देख ही रहे हैं। दूसरा, अगर ये हुआ तो क्या ईरान चुप रहेगा, क्या लेबनान चुप रहेगा, क्या सीरिया चुप रहेगा? जब हम लेबनान सीरिया की बात कर रहे हैं तो जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं और हमास के अलावा जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं वो क्या चुप रहेंगे? बिल्कुल। वो तो मुझे लग रहा है कि ये देख करके वो कहेंगे कि अगर एक हमास ग्रुप 6 महीने इजराइल को लेके और पूरे उनके अगेंस्ट चल सकता है तो हम क्यों चुप बैठेंगे? लेकिन सर इससे ये भी जाता है ना कि इजराइल का जो दबदबा था वो कम हुआ। बिल्कुल सही बात है। मैं इजराइल की ही नहीं कहूंगा, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इजराइल के साथ अमेरिका और वेस्ट का भी दबदबा कम हुआ है इस मामले में। कुछ इन मिलिशियाज को, जिसको मिलिशिया करके छोड़ देते थे, वो जो है रोके जा रहे हैं। और ईरान इसमें मुझे लग रहा है कि आगे आके आ रहा है। आगे के लिए तो एक तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह। दूसरी बात देखिए, इंटरनल सिचुएशन इजराइल की वो भी बहुत खराब हो रखी है। बिल्कुल। इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। इनके खुद के लोग जो इनकी राइट विंग पार्टी वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी होना चाहिए। मतलब नेतन्याहू को हटाने की बात हो रही है। इनके घर के पास लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी पार्लियामेंट में देखिए, नेसेट में लोग जो हॉस्टेजेस थे उनके रिलेटिव्स गैलरी में आ गए थे और उन्होंने वहां नारेबाजी की थी। परसों की बात है। तो यहां तक चीजें पहुंच गई है। दुनिया भर में देखिए लोग जो है इजराइल के खिलाफ अब बोल रहे हैं, देख करके जो वहां त्रासदी और जिस तरह से हालात चल रहे हैं। तो इसको लेकर के फिर इजराइल कैसे आगे बढ़ेगा, सिर्फ इजराइल ही नहीं, मैं कह रहा हूं अमेरिका और बाकी, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सभी के लिए। तो ये जो है कुछ चीजें जो हैं जहां पर कि सिर्फ इजराइल नहीं, इसमें अमेरिका और वेस्ट को भी सोचना पड़ेगा कि इसका सलूशन अगर नहीं आएगा तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हम ये भी नहीं चाहते कि जो रिपीट हुआ था इजराइल में अक्टूबर 7 अक्टूबर को, वो चीज रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और कहीं नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इजराइल में नहीं, दुनिया में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को ऐसी हिमाकत ना करे और उसको ऐसे ग्रुप्स को ऊपर आने ही नहीं देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन ये तभी होगा जब सभी मिलकर करें। अब मान लीजिए ईरान सपोर्ट करे और इजराइल अगेंस्ट हो, चाहे अमेरिका उसके अगेंस्ट होते, तो बात उससे नहीं होगी जब तक कि पूरी दुनिया के लोग या सारे देश ये नहीं कहेंगे कि ऐसे ग्रुप्स को आगे नहीं बढ़ाया जाए और न बढ़ने दिया जाए, न उनको पनपने दिया जाए। तो इजराइल को इस पर सोचना पड़ेगा कि वो आखिर में पाया क्या है और आगे क्या मिलेगा। क्योंकि देख करके 6 महीने देख करके लगता नहीं कितना लंबा ये चलेगा और कहां तक चलेगा, और दोनों ओर से खोना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर सर, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चूंकि आपने कहीं ना कहीं उस विषय को छेड़ दिया है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उसको डिटेल्स हम उस पर बात कर लेते हैं। तो जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के दूतावास पर सीरिया में बम गिराया था, जिसमें ईरान के फौजी की अधिकारियों की मृत्यु भी हो गई है, तो ये अभी तक का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। ईरान ने प्रतिज्ञा की है कि वह इसका बदला जरूर लेगा। ऐसे में अब मिडिल ईस्ट में क्या एक और युद्ध की आशंका दिखाई दे रही है? क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से अशांति की ओर बढ़ रहा है? अंकित देखिए, ईरान तो शुरू से इजराइल के अगेंस्ट है। उसने, हमने पहले वो किया था, एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था। ये सीरिया जो और लेबनान, इन लोगों से के साथ मिलकर के, इन ग्रुप्स के साथ मिलकर के, कि हम अपोज करेंगे इजराइल का। इनफैक्ट वो इजराइल की एग्जिस्टेंस को ही अपोज कर रहा था। और इनके आपस में हम जानते हैं कितना वो इजराइल ने इनफैक्ट इनके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए भी इसने बोला था ईरान ने कि इस पर ये अटैक करने वाला है, चाहे वो जैम करता है, बाकी चीजें हैं। तो ये पहले से चल रहा है। ये भी बड़ा क्लियर था, ईरान ने बोल भी दिया था कि वो हिजबुल्लाह और हौतीज को समर्थन कर रहा है, इसमें पैलेस्टीनियंस को समर्थन दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये किसी को आशा नहीं थी कि इस तरह का जो अटैक हुआ है ईरान के एम्बेसी में, हाँ, वो चीज नहीं थी। अब देखिए, इसमें बड़ा थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात यह है कि पहले तो इजराइल ने इसका कुछ भी, अभी तक इजराइल ने एक्चुअली डायरेक्ट क्लेम नहीं लिया। अमेरिका ने बोला कि उसका कोई हाथ नहीं है इसमें, बिल्कुल, कि उनका कोई हाथ नहीं है, उनको कोई मामला नहीं इससे बनता है, कोई लेना देना नहीं है इनके साथ।
और बाद में उन्होंने 2 दिन के बाद कहा कि इजराइल का हाथ इसमें हो सकता है। इजराइल का क्या कहना है, बाद में उनके एक ऑफिसर ने कहा है कि जो जहां पर ये बॉम्ब्स गिरे हैं वो एम्बेसी नहीं है। बिल्कुल, उनका कहना था ये एम्बेसी से और ऑन ग्राउंड एम्बेसी से हट करके अटैच्ड है, बिल्कुल, बट एम्बेसी से हट के एक हेडक्वार्टर्स है वहां पर, जहां पर कई साल से, अगर लें तो 2016 से कहा जा रहा है कि ईरान का एक वहाँ मिलिट्री ग्रुप है उसमें, जो कि कंप्लीट मॉनिटरिंग करता था उस इलाके में और इनकी मदद करता था। अब उसमें देखिए जो मारे गए हैं उसमें 7 हैं, 11 टोटल हैं, जिसमें 7 तो एक सीरिया का, 6 ईरान के हैं, 7 इनके हैं और 4 जो है सीरिया के हैं। कहा जा रहा है कि इसमें एक ऑलरेडी उनका एक जनरल मारा गया है, जो कहते हैं कि नंबर 2 था, जो आपको याद होगा कि सोलोमन जो जनरल था जिसके उन्होंने 2022 में ड्रोन से अमेरिका ने उस पर हमला किया था, और उसके देखिए उसके लिए ईरान ने रिटेलिएट किया था। अमेरिका का जो बेस है इजिप्ट में, उस पर कम से कम 50 से ज़्यादा मिसाइलें दागी थी। तो ये जो चीज़ है, एक जो अभी इनको जनरल रजा तैयादी नाम है इसका, ये पूरा कहा जा रहा है कि ऑपरेशंस जितने भी हैं इनके अगेंस्ट इजराइल है, वो वहाँ से देख रहा था उधर से। इनके साथ 2 और जनरल्स थे और बाकी और ऑफिसर्स थे। तो वो, और ईरान का ये कहना था कि इजराइल अकेला ये नहीं कर सकता, ये काम करने के लिए जरूर अमेरिका ने बोला है, जब तक वो नहीं बताएगा तब तक ये करेंगे कैसे। हालांकि अमेरिका ने, जैसे हमने कहा कि पहले ही उन्होंने बोला कि हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो कि इनके खिलाफ तो जा ही रही हैं। दुनिया में हो रहा है, यूएन ने भी कहा है कि आप यूनाइटेड नेशंस है इसके मुताबिक जो भी एम्बेसी है वो इलाका उस देश का इलाका माना जाता है। मतलब अगर आपने अमेरिका के एम्बेसी पर अटैक किया किसी कंट्री में, आपने डायरेक्ट अमेरिका से पंगा ले लिया, उन पर अटैक किया है। एक तरह से यूर एट वॉर विद अमेरिका, एक चीज हो जाती है। तो ये चीज आ रही थी कि ये चीज तो इन्होंने इंटरनेशनल लॉ वायलेट किया है, जो कि ईरान ने बोला है। और इजराइल का कहना है कि ये तो अलग था, ये टारगेट था और ये बहुत दिनों से चल रहा था, हमने पिन पॉइंट करके किया। हालांकि ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली ये चीज इजराइल अभी ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया है, वैसे बात और उसने क्लियर तो नहीं बोला है, बट उन्हीं के एक ऑफिसर ने बोला है, इजराइल के एक ऑफिसर ने बोला है। हम क्लियर की बात जब करते हैं तो या तो नेतन्याहू की बात करते हैं या इनके डिफेंस मिनिस्टर की बात करते हैं, तो उनमें से किसी ने इसके ऊपर कुछ अभी ऐसा कमेंट दिया नहीं है। और ईरान का देखिए, ईरान ऑलरेडी उन्होंने तो अभी, अगर आप दूसरी तरफ देखिए ईरान में, ईरान काफी दिनों से शांत है। जिस तरह से लग रहा था कि ईरान बदला लेगा, ईरान इस पर अटैक करेगा, जब इवन जो उसने अमेरिका के जॉर्डन वाले बेस पर अटैक हुआ था जब, तो उस समय भी अमेरिका ने ईरान के 6-7 बिल्कुल ऐसे बेसेस थे विद इन सीरिया और लेबनान, जहां पर उसने काफी अटैक किया था, लेकिन उसके बाद भी ईरान ने एक्शन नहीं लिया। और ये तो ईरान के लोग मान रहे हैं कि ये तो डायरेक्ट अटैक है। तो वो खमेनी की बात हो रही है, खमेनी कैसे रुके हुए हैं, कैसे ये चलेंगे, किस तरह से मतलब पावर है अमेरिका की कम हो रही है। तो इस वजह से जो है लग नहीं रहा है कि ईरान चुप बैठेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। और हालांकि इजराइल ने देखिए ईरान को एक और ब्लेम किया था कि ईरान के जो इजराइल का एक नेवल बेस है वहां पर मंडे को ही सोमवार के दिन एक ड्रोन अटैक हुआ था, जो उसने कहा कि ईरान ने किया है। तो ये जो चीज है, और इसमें यूनाइटेड नेशंस ने देखिए इसमें बोला है कि जो भी डिप्लोमेटिक इनक्लेव हैं, डिप्लोमेटिक लोग हैं, वो हर जगह उनको जो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है। मतलब यूएन भी इन्हीं को बोल रहा है इजराइल के खिलाफ। गल्फ स्टेट्स ने भी इसके ऊपर कंडम किया है कि नहीं होना चाहिए था। और ईरान ने अमेरिका को भी मैसेज दे दिया है थ्रू जो स्विस एम्बेसी है, क्योंकि अमेरिका का डायरेक्ट कांटेक्ट है नहीं, तो अमेरिका का सारा कुछ जो भी ईरान से होता है स्विस एम्बेसी के थ्रू होता है। उसके थ्रू उन्होंने मैसेज दे दिया है कि ये जो चीज़ है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और हम जो है अमेरिका को भी ब्लेम कर रहे हैं इसके लिए। और इसके साथ साथ अब देखिए
चीज आती है कि क्या ईरान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आएगा, अलग डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आया तो जो आप कह रहे थे शुरुआत में कि क्या एक और युद्ध की शुरुआत हो जाएगी मिडिल ईस्ट में। बिल्कुल। तो अभी तो फिलहाल तो नहीं लग रहा है, और होना भी नहीं चाहिए, होगा तो बड़ा मुश्किल होगा। और क्योंकि देखिए था कि आप अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज है कि ये जो ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर है, आर्मी मतलब जो ईरान की है, उसकी ये कुड फोर्स है, क्यूडी कुड फोर्स बोलते हैं, जो कि बेसिकली कमांडो फोर्स एक तरह से कहिए, जो बेसिकली ओवरसीज मतलब फॉरेन कंट्रीज में लड़ाई करती है, मोसाद जैसे इनका है इंक्लूडेड, उस टाइप की है। तो ये फॉरेन ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो ये ऐसे नहीं है कि नॉर्मली हो गया, ये बड़ा प्लान के तहत प्लान करके था। और अगर ये है कि उन्होंने किया, जबकि अमेरिका का देखिए 2 तारीख का 1 अप्रैल को हुआ, 2 तारीख का अमेरिका का स्टेटमेंट है कि लगता है, असेसमेंट से लगता है कि इजराइल ने ही ये किया होगा। अमेरिका को आजकल ज्यादा लगने लगा है, रूस वाले मामले में भी आईएसआई ने लगता है किया है। बिल्कुल, देखिए वही मैं कह रहा हूं कि अब ईरान तो कह रहा है कि लगता क्या है, तो आपके बिना हो नहीं सकता। बाकी जो कंट्रीज है वही कह रहे हैं कि इसके बिना हो नहीं सकता। तो इसलिए जो है ये जो कॉम्प्लेक्स था ईरान एम्बेसी की अटैच था, और बड़ा पिन पॉइंटेड हुआ है बिल्कुल। तो वो जो चीज है, अच्छा अभी पिन पॉइंटेड की हम बात करें, देखिए कल की न्यूज है कि अमेरिका तकरीबन आई थिंक $50 मिलियन का कुछ इक्विपमेंट इजराइल को देने वाला है। हमने अभी बात की F-15 की, और ये इक्विपमेंट वही है, मिलिट्री इक्विपमेंट जो पिन पॉइंटेड बिल्कुल अटैक्स और बाकी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई ये फायर करते रहे, दूसरा इधर उधर लग जा रहा है, पिन पॉइंटेड करो कि ऐसी चीजें ना हो, सिविलियंस और बाकी को डैमेज नहीं हो। बिल्कुल। लेकिन देखिए ब्लेम तो इजराइल करता रहा है ईरान को, अमेरिका भी करता रहा है कि हमारे टारगेट्स और बाकी को कर रहे हैं। लेकिन ईरान भी जानता है कि अमेरिका ने उसके जितने भी बेसेस हैं या पोस्ट जो भी हैं, जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट, बाकी जगहों पर, उसने रीइंफोर्स तो कर लिया ही होगा, उसने अपनी सिक्योरिटी उसकी बढ़ाई दिया होगा। तो इसलिए अभी उसको भी ईरान को देखना पड़ेगा कि कैसे टारगेट करेगा, क्या करेगा। और मुझे लगता है कि जो इसके ग्रुप्स हैं बेसिकली ईरान और अपना हिजबुल्ला या हौतीज कहिए, इनको ज्यादा ये ताकतवर बनाएगा या और भी ग्रुप्स लेगा, ये को ऑप्शंस हैं, आगे चल के हम फिर देखेंगे। लेकिन मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, देखिए जब ये हुआ है तो 1 अप्रैल को ही एक दिन पहले ही गैलेंट जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने ये बोला था कि हम जो है कहीं भी किसी भी वक्त और किसी भी जगह हम हमला कर सकते हैं। कहीं ये लिंक तो नहीं था कि जैसे हम पहले लिंक कर रहे थे रूस वाले अटैक में कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने 2 दिन पहले अपने लोगों को बोला था कि मॉस्को वाले वहां नहीं जाना है, तो आप इस समय भी कुछ कह सकते हैं इसमें। तो दूसरी चीज है ईरान का, देखिए ईरान अगर डायरेक्ट कुछ करता है तो अमेरिका भी उसमें आ जाएगा। अमेरिका तो चुप बैठ नहीं सकता कि अगर डायरेक्ट अटैक इजराइल पर कुछ हो जाए। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि मुझे लगता नहीं, लेकिन ईरान के लोगों में काफी गुस्सा है इस मामले में कि अमेरिका के ही उस पर हो रहा है। बिल्कुल। तो ये जो है बेसिकली तो मुझे लग रहा है कि यही अटैक ये करेगा, ये तनाव चलता रहेगा, लेकिन अभी युद्ध की गुंजाइश कम दिखाई दे रही है। युद्ध की इतनी ज्यादा मुझे नहीं नजर आ रही है कि इतनी नियर फ्यूचर में होगा, लेकिन सेलेक्टेड अटैक्स जो आप देखते हैं कि जैसे कि वहाँ हुआ मॉस्को में हुआ, उस टाइप के अटैक्स जैसे पहले ISIS या अल-कायदा करते रहे हैं, बिल्कुल उस टाइप के अटैक्स आप रोक नहीं सकते। तो ये जो है इसके आप कह नहीं सकते अभी इसका कि आगे कितना बढ़ सकता है, क्योंकि फुल स्केल तो दोनों जानते हैं, रूस अमेरिका ईरान को भी पता है कि फुल स्केल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ देखिए मैं एक और चीज बताऊं आपको, जो सीरिया और इजराइल की बॉर्डर है उस पर कुछ पोस्ट थे जो कि रूस के थे, रशिया के पोस्ट थे। तो रशिया ने पहले जब अटैक किया था 2022 में यूक्रेन पर, तो विड्रॉ कर लिए थे। अब 3 दिन पहले रशिया ने एक और पोस्ट वहां अपनी बना दी है, जिसको मॉनिटरिंग पोस्ट कहता है, सिचुएशन मॉनिटर करने के लिए। और ये तीसरा रूस का पोस्ट होगा, बिल्कुल इजराइल बॉर्डर पर है ये, जो इनकी
लेबनान की 90 ब्रिगेड है, उसके साथ ही उसके बगल में ही बनाया हुआ है। तो ये बनने का मतलब ये गोलान हाइट्स के इलाका जो है, और गोलान हाइट्स आप जानते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं आपस में, बहुत ज्यादा वो है। तो गोलान हाइट्स पर ये पोस्ट बनी है। तो आप समझ सकते हैं कि रूस अगर वहां आ गया है तो वो भी ऐसे तो नहीं आया सिर्फ बैठने के लिए, कहीं ना कहीं वो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, देगा, और टारगेट्स और हो सकते हैं जो ये इंफॉर्मेशन उनको दे सकता है अगर देगा तो ये जो कुछ चीजें हैं उसको देख के लग रहा है कि दोनों तरफ कोई एक तरफा एक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि जब रूस और चाइना अगर आ गए बीच में तो ये चीज हो नहीं पाएगी। दूसरी चीज देखिए, इसमें हम अगर देखें कि ईरान अगर एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे थे उसको फुल्ली एक्टिवेट करता है, क्योंकि देखिए सीरियन गवर्नमेंट जो है, एक्चुअल गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, बाहर है, कतर में है, जिसको कि अमेरिका और उससे थोड़ी बहुत मदद मिल रही है। जो है अभी हाउतीज और बाकी ने कर रखा है 60% 70% का कब्जा, वो ईरान से चल रहा है। वही हाल उधर हिजबुल्लाह का है जो कंट्रोल कर रहा है। अगर उनके साथ हुआ तो ये जो है मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, आर्मीज तो है नहीं। हालांकि मैंने कहा था पहले, देखिए हिजबुल्लाह 1.5 लाख की स्ट्रेंथ है, इसकी भी करीब 75,000 से 1 लाख हाउतीज जो इनकी मिलिटेंट्स है। और इनके पास देखिए एक क्लेम कर रहे हैं कि मिसाइल्स भी हैं, इनके पास टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स सब हैं। तो अगर ये इनके पास चला गया, जो ये मिलिटेंट या टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, तो ये तो लड़ाई देखिए जो 6 महीने से चल रही है वही चलेगी, बिल्कुल इस तरह चलती रहेगी। दैट मीन्स कि ये एक कंटिन्यूअस वॉर हो जाएगा, ये सुलगता ही रहेगा मिडिल ईस्ट, जो किसी के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ये एक चीज जो है सोचने की बहुत जरूरत है। और दूसरी चीज है, ये ईरान जो है इजराइल के जो भी इंटरेस्ट बाहर हैं, इजराइल से बाहर हैं, दूसरे देशों में हैं, उसको टारगेट करना शुरू करेगा, क्योंकि एक वो ऑप्शन उसके पास है, बिल्कुल, कि जहां पर उसकी पहुंच हो सकती है वहां ये कर सकता है। और हालांकि ईरान ने तो अभी अर्जेंट सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग बुलाई है इसके लिए, लेकिन इसमें कितना इसके ऊपर एक्शन हो सकता है बाहर से मुझे नहीं लगता। लेकिन ईरान के जो पॉसिबल रिएक्शंस हैं वो हमने अभी जो डिस्कस किए हैं उनमें ही मैक्सिमम है। और मैं अभी भी वही होना चाहिए कि जितने भी ये देश हैं, अरब कंट्रीज, रूस, चाइना, अमेरिका, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको यही कोशिश करनी चाहिए कि और ये ना बढ़े नहीं, प्रोलिफरेट नहीं हो, और किसी न किसी तरीके से, और ये तभी नहीं होगा जो कि ये हर एक पर प्रेशर डालें, इजराइल पर भी, ईरान और हमास उन पर भी, कि दोनों एक आध कदम पीछे लें, और जो जगह इनके पीछे लेने से बचे उसको जो है दुनिया के जो बाकी देश हैं वो मिल के भरें कि ये चीज खत्म हो और अरब जो है फिर दोबारा सुलगता नहीं रहे। बिल्कुल। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में हमास और इजराइल के युद्ध की को कवर किया। दूसरे नंबर पे हमने ये कवर किया कि क्या कोई और युद्ध की आशंका बन रही है। लेकिन अब एक और युद्ध की चर्चा कर लेते हैं, और इस युद्ध की चर्चा लगभग 2 साल से ज़्यादा समय से जारी है। बिल्कुल, रूस और यूक्रेन। ताज़ा हालात क्या हैं? क्योंकि हमेशा हम ये सवाल आपसे पूछते हैं कि रूस यूक्रेन की स्थिति क्या है, आगे क्या हो सकता है। एक बार फिर सवाल वही है कि ताज़ा हालात क्या है, और यूक्रेन अब रूस के एनर्जी ठिकानों पर हमले क्यों कर रहा है, एनर्जी ठिकानों को निशाना क्यों बना रहा है? यूक्रेन में क्या अभी भी वो शक्ति बची हुई है? अंकित, ये बिल्कुल सही है आपका कि ये क्यों, क्या हालात बढ़ रहे हैं। और लेकिन अगर आप देखिए, जो हम अभी देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, थोड़ा रूस का पलड़ा इसमें भारी आ रहा है, नजर आ रहा है, जो अभी तक हुआ। सिर्फ हम अगर बात करें, जैसे हम करते हैं कि पहले हम देखते हैं एक्शंस क्या है, फिर एनालाइज करते हैं, तो रूस ने क्या किया। रूस ने देखिए कंटिन्यूस मॉस्को अटैक के बाद ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। उसने कंटिन्यूस बमबारी की है, खास करके लीव का जो इलाका है। और लीव का इलाका देखिए कीव के बाद एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा वो इसका शहर है जो कि पोलैंड बॉर्डर के साथ है। वहाँ इनफैक्ट ट्रेनिंग मिशन हैं, नाटो के ट्रेनिंग मिशन हैं जो ट्रेन करते हैं, और मिलिट्री बेसेज हैं इनके यूक्रेन के वहाँ पर, जहाँ उसने अटैक किया, जो काफ़ी पहले शुरुआत में किया था, उसके बाद नहीं किया था, लेकिन अब वहाँ उसने किया।
और उसके अलावा उसने जो है, आपने जो एनर्जी की बात की, देखिए 5-6 एनर्जी प्लांट्स तो उसने पिछले 2 हफ्ते में किया। और कहा यह जा रहा है, यूक्रेन की रिपोर्ट है कि 80% यूक्रेन का जो एनर्जी है सेक्टर, वो तबाह किया है रूस ने पिछले 2 हफ्तों में। और देखिए एनर्जी इसलिए कि यूक्रेन एक बहुत बड़ा हब था एनर्जी का, और इवन आर्म्स एक्सपोर्टर था वहां पर। यहां से एनर्जी हमेशा एक्सपोर्ट होती थी। अब हालत है, एक्सपोर्ट मतलब काफी एनर्जी एक्सपोर्ट होती थी यूक्रेन की, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैपोरोजिया प्लांट से लेके हर जगह से एक्सपोर्ट होता था जो यूरोपियन नेशंस को। आज की हालत ये है कि यूक्रेन मैक्सिमम एनर्जी इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसको ये पूरा सेक्टर लगभग तबाह हो गया है, जो मैं आपको बता रहा था। दूसरी चीज देखिए, रूस रुक नहीं रहा है, अपने हमले किए जा रहा है। अद्विका का उसने कब्जा कर लिया। अद्विका के कब्जा करने के बाद उसने तकरीबन 48 टैंक और 20 जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स लेकर के अद्विका के किनारे उसने हमला किया है, और उसमें वो कामयाब भी हो गया है। तकरीबन ये कहा जा रहा है कि इस साल यूक्रेन ने तकरीबन 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अद्विका को मिला करके कब्जा कर लिया है। तो यूक्रेन ने कब्जा किया है, रूस ने कब्जा किया, यूक्रेन का कब्जा किया 400 किलोमीटर, जो कि और अभी जो मैं बात कर रहा था आपको, जो अटैक किया अभी रूस ने, अपने सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है कि 48 टैंक और 20 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स को लेकर के, उसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा यूक्रेन के सोल्जर्स मारे गए हैं। हालांकि इसमें कहा यह जा रहा है कि 20 इनके 12 टैंक और 8 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स को तबाह भी किया यूक्रेन ने। फिर भी एरिया ले लेना और इतना तबाही उनको देना, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। ये 400 स्क्वायर किलोमीटर तो इनको रूस के फॉरेन अपना डिफेंस मिनिस्टर ने बताया है कि इन्होंने ये किया है। इसके अलावा रूस अभी ताकत और बढ़ाया जा रहा है अपना, उसने डबल ट्रिपल कर लिया एम्यूनिशन प्रोडक्शन। अभी परसों 3 दिन पहले पुतिन ने साइन किया है ऑर्डर, जिसमें 1.5 लाख और कॉन्स्क्रिप्ट्स लेंगे वो, दैट मीन सोल्जर्स उतना और अपने बढ़ाएंगे। और हालांकि इस बीच में यूक्रेन भी चुप नहीं रहा है। यूक्रेन ने काफी पहली बार रूस के काफी अंदर जा करके उसके एक एनर्जी का जो रिफाइनरी थी सबसे बड़ी, उस पर अटैक किया है। हालांकि बहुत बड़ा उसे नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन पहली बार इतना अंदर गया है, जो कि रूस बॉर्डर से 300 किलोमीटर से ज़्यादा है, वहाँ तक जा सकता है। एक ड्रोन तो इवन 1100 किलोमीटर तक जा रहा था। तो ये मॉस्को वाला जो अटैक था, ये ले करके यूक्रेन ये भी दिखा रहा है कि वो भी रूस के अंदर तक जा सकता है, और अगर जा सकता है तो हो सकता है कि बाद में हमला करे। अगर सिर्फ इस साल की बात करें, इस साल मतलब 4 महीने, चौथा चल रहा है अभी, रूस ने तकरीबन 180 जिरकान मिसाइल्स फायर की हैं यूक्रेन में। तो आप सोच लीजिए कि तबाही का क्या मंजर है वहां पर। बिल्कुल, तो ये काफी ज्यादा है। और जैसे मैंने कहा कि यूक्रेन भी नहीं है, उसने ब्लैक सी में भी काफी तबाही की है इनकी। उसने उनके नेवल वेसल्स पर अटैक किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा करके वो क्रीमिया का कुछ कर सकता है, कि रूस से क्रीमिया वापस तो ले नहीं सकता जो अभी के हालात हैं, और आगे भी मुझे लगता नहीं है। हाँ, डैमेज जरूर वो कर सकता है। और देखिए स्टेटमेंट आया है अमेरिका का कि चीन जो है मदद कर रहा है रूस को अपना जो इनके मिलिट्री बेसेस को दोबारा खड़ा करने में, आगे बढ़ाने में। जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन ड्रोन्स तो अंदर भेज सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कैपेबिलिटी अभी है कि रोक सके वो, और अंदर जाके बहुत तबाही करे। 1200-1100 किलोमीटर भी जा सकता है, और जो लेकिन तबाही करने वाली कैपेबिलिटी नहीं है उसके पास। एयर डिफेंस नहीं है सिस्टम्स, क्योंकि रूस हमले पर हमला किए जा रहा है। अभी देखिए रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है ओडिशा के लिए, और अगर यही हालात बने रहे तो ओडिशा रीजन में रूस आगे बढ़ सकता है। और यही चीज़ इनने जेलेंस्की और उनके कमांडर ने बोला है कि हम मुकाबला करेंगे, भले हमें स्टेप बाय स्टेप पीछे हटना पड़े, क्योंकि उनके पास आर्म्स एम्यूनिशन की जितनी कमी है वो तो है ही है। जेलेंस्की ने फिर अपने एडवाइजर्स को हटाया है। पहले उन्होंने आर्मी चीफ को हटाया था, उनके जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं उनको हटाया उन्होंने, और उनके सेक्रेटरी जो नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी काउंसिल हैं उसको भी उन्होंने हटाया है। लेकिन सिर्फ इससे
काम नहीं चलेगा, फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए मोराल डाउन हो रखा है। कई जगह ये न्यूज़ आई है, खबर आई है जो वेस्टर्न मीडिया नहीं दिया है, बट बाकी जगह उसमें आई है कि जो उनके ट्रुप्स यूक्रेनियंस ने कई जगह सरेंडर किया है। तो ये जो चीज़ है चल ही रही है। पुतिन ने ऑलरेडी बोला है कि वो चुप नहीं बैठेंगे। F-16 की बात आ रही थी कि मई जून तक शायद मिल जाए यूक्रेन को। पुतिन ने बड़ा सीधा बोला है कि वो नेटो से डायरेक्ट तो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर F-16 आया तो जहां आएगा जो बेसेज हैं उसको तो एनिमी बेस मान करके वो अटैक करेंगे। बिल्कुल। तो ये भी एक एस्केलेशन की बात आती है। तो ये रुक नहीं रहा है। चीज़ें नुकसान देखा जाए तो यूक्रेन और मैं कहूँगा नाटो का ही ज़्यादा आ रहा है। हालांकि परसों देखिए फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी नाटो की ब्रुसेल्स में, जहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया है कि $100 बिलियन का एक फंड बनाएंगे 5 साल के लिए जो यूक्रेन को देंगे। एक्चुअली यूक्रेन ने बहुत पहले मांगा था कि उनको ये चाहिए रीबिल्डिंग के लिए, तो इन्होंने दिया है। और हालांकि आर्म्स एम्युनिशन पर अभी तक बहुत कुछ नहीं आया है कि इनके ऊपर कितना क्या देंगे। और दबी जो खबर आ रही है उसमें भी कहा जा रहा है कि ये लोग यूक्रेन को बता के कि भाई इतने पैसे हम आपको देंगे रीबिल्ड करने के लिए, अपना जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके लिए। तो हो सकता है कि ये बात आगे आए कि ठीक है भाई शांति वार्ता करके जितना है वो कुछ करें। बट ये चीज़ हमारी एक जो हम ले सकते हैं कि हाँ शायद ये चीज़ आगे बढ़े, एक एनालिसिस हो सकती है। हालांकि रूस ने देखिए काफ़ी ज़्यादा, जब हम बात करते हैं 180 जिरकान मिसाइल्स, 3000 से ज़्यादा उसने ग्लाइड बॉम्ब्स इस्तेमाल किए हैं, 600 ड्रोन्स, मतलब भारी तबाही अभी भी करता आ रहा है। ओडेसा में खार्किव एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है यूक्रेन का, बहुत बड़ा है, मिलिट्री सेंटर भी है और बहुत बड़ा मिलिट्री इक्विपमेंट का T-90 से लेकर के उनके एयरक्राफ्ट वगैरह सारा वहाँ मैन्युफैक्चर होता है। वहाँ पर जो है अब वो फोकस कर रहा है। तो अगर ये तबाही आ गई तो यूक्रेन के लिए, फिर अगर खार्किव चला गया इधर ओडेसा में, तो कुछ बचेगा नहीं यूक्रेन के पास। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इनको देखना पड़ेगा। तो ये जो जेलेंस्की अब खबर वो दिए जा रहे हैं, मतलब वो मैं कहूँगा एक तरफ से तबाही का बता रहे हैं कि क्या क्या रूस कर रहा है, कितने बॉम्ब्स डाला है, कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है। मतलब एक तरह से वो कहूँगा मैं कि असहाय हो गए हैं, क्योंकि जो मदद चाहते हैं उनको मिल नहीं रही है। और तो इस चीज़ से है। लेकिन जो लास्ट आपने बात कही कि आखिर में होगा क्या, और वही कोई सवाल है कि रूस कब तक लड़ता रहेगा। वर्ल्ड वॉर में भी देखिए 3 साल, अब ये 2 साल से ऊपर हो गया। कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी और क्या हासिल करेगा रूस? लेकिन लड़ाई फुल फ्लेज में तो कभी हुई ही नहीं। देखिए हो भी नहीं पाएगी कितनी, क्योंकि इतना ना एरिया है ना कैपेबिलिटी है। और वही मैं कह रहा हूं कि अगर वो आगे बढ़ भी गए, मान लीजिए निप्रो पर, ओडेसा में, खार्किव ले लिया, बट फिर व्हाट, उसके बाद क्या है? बिल्कुल पूरा यूक्रेन मुझे लगता नहीं कि रूस ले पाएगा, क्योंकि अभी तक होता तो हो गया होता, कैपेबिलिटी इतनी रहती, तो वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है अगर पूरा यूक्रेन ले भी लेता है तो गवर्न कैसे करेगा? बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं ना जहां जहां वो गड्ढे पड़े हैं, घाव जहां लगा है, वहां वहां फिर वही मिलिटेंट ग्रुप से वो आएगा, नाटो भी चुप नहीं बैठेगा, अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। तो होगा क्या? अल्टीमेट मिलेगा क्या? एम क्या है? एम था कि नाटो यहां नहीं आए, एम है कि मेंबर नहीं बने। तो वो चीज लेकर अगर चलना है तो उसको देखना चाहिए, बजाय कि हम सिर्फ इस पर चलते रहें। इनका भी लॉस बहुत हुआ है। दूसरा देखिए इनका है कि अभी भी 20% की टेरिटरी पहले ले ली थी यूक्रेन की, रूस ने अभी भी 18 से 19% उसके पास है, बहुत कम गया है। तो वहां तो वो पढ़ाई हुआ है। और रूस ने अपनी फोर्स नियरली डबल कर दी है, बढ़ा दी है, कम तो करने वाला नहीं, 1.5 लाख और अपना कर रहा है। यूक्रेन में इनको मिल नहीं रहे हैं। हालांकि जेलेंस्की ने अभी एज जो है रिक्रूटमेंट की, जो 27 होती थी कंस्क्रिप्शन की, उसको 25 कर दी है। लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं, ब्राइबरी करके इधर उधर करके लोग भाग रहे हैं, छुपे रह रहे हैं। तो इनको मुश्किल मिल ही रही है। ब्लैक सी फ्लीट में जैसे हमने कहा कोई खास ये कर नहीं पाए हैं। और ज़्यादा अगर एम्युनिशन और इनको हथियार मिल भी जाएं तो ये करेंगे क्या? बिल्कुल। इसी बीच में देखिए कल जो है
रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बात की फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर से, और वहाँ उन्होंने देखा जाए तो एक तरह से धमकी दी कि जो उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पहले बोला था कि सेना भेजनी चाहिए यूक्रेन में, और बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया था फ्रांस ने कि बेसिकली ट्रेनिंग के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कह रहे हैं, तो इन्होंने क्लियर किया कि अगर ये होगा तो हम इसको एज ए अटैक लेंगे। तो ये भी बात हुई, हालांकि फ्रांस ने तो ये कहा कि ये बात नहीं हुई, नॉर्मल जो डिस्कशन था वही हुआ, लेकिन 2022 के बाद पहली बार इनकी आपस में बात हुई है, तो सिर्फ नॉर्मल बात तो हुई नहीं होगी। 3 दिन पहले जो बाइडेन ने भी बात की है इनसे चाइना में शी जिनपिंग से, तो वो भी चीज़ें इस पर चल रही हैं। बाकी बैक चैनल बातचीत काफ़ी चल रही है। तो ये सब चीज़ें लेकर के हमें जो लग रहा है कि या हम जो भारत कह रहा है, जो हम कहते रहे हैं कि भाई बातचीत से ही ज़्यादा मसला इससे हल हो पाएगा। हाँ, किसी को कुछ थोड़ा कम पीछे हटना पड़ेगा, हाँ किसी को होगा, अदरवाइज ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। बिल्कुल। चलिए, अब हम लड़ाई के लिए कितने तैयार हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है कि आत्मनिर्भर भारत हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हथियारों का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ऐसा सरकार का दावा है, और उपलब्धि और सफलता लगातार इसमें मिल भी रही है। ऐसे में हाल के दिनों में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है इसमें, खासकर रक्षा मंत्री का भी इस पे बयान जो आया है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में हथियारों के एक्सपोर्ट को लेकर भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है? अंकित देखिए, पहले हम लास्ट वाली जो बात है उसी की कहूँ, इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, इतनी जल्दी नहीं, समय लगेगा होने में। 2030 वो भी नहीं अभी मैं मानूंगा, हम एनालाइज करेंगे आगे, तो मैं नहीं कहूँगा कि इतनी जल्दी, बट हाँ ये जरूर है। देखिए 2022-23 में है, इसमें भारत ने तकरीबन $2.63 बिलियन, मतलब आप मानिए करीब 23-22 हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट किया है, जो कि पिछले से 32.5% ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ इसी में और टारगेट कर रहे हैं कि अगले साल 35,000 करोड़ हो जाएगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे एक्सपोर्ट्स हैं। देखिए मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस, जो अग्नि हमारा सिस्टम से उसकी बात चल रही है, बट अग्नि अभी तक एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन गन्स हैं, 105 मिलीमीटर गन्स की बात चल रही है, रॉकेट्स है, पिनाका आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं नेवी में, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स हैं जो युद्ध में इस्तेमाल करते हैं सैनिक, उनका है, रडार्स हैं, सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, उसके साथ साथ एम्यूनिशन है, खासकर स्मॉल आर्म्स एम्यूनिशन भी है, और गन्स के भी एम्यूनिशन है, रॉकेट एम्यूनिशन है, और इसके साथ देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स तकरीबन 80 से ज़्यादा देशों को भारत ने एक्सपोर्ट किया है। तो ये सब चीज़ें हैं। इंटरसेप्टर बोट्स हैं जो अभी फिलीपींस और बाकियों को दिया है, कई देशों को दिया है, तो ये कर रहे हैं। लेकिन देखिए इसमें अभी भी हम मैं कहूँगा कि लो लेवल, लो स्केल वाली ही चीज़ें हैं। अगर हम देखें, हाँ तेजस का देखिए, हम देखते हैं तेजस का कई देशों ने डिमांड किया है, इंटरेस्ट दिखाया है, तो वो एक चीज़ हो सकती है। ब्रह्मोस का ही है, और देशों ने दिखाया है। अभी तेजस ऑलरेडी नाइजीरिया और अर्जेंटीना को सप्लाई करेगा, इजिप्ट को, सॉरी नाइजीरिया ने तो इंटरेस्ट दिखाया है, अर्जेंटीना और इजिप्ट को ऑलरेडी ऑर्डर्स मिल चुके हैं HAL को, 15 तेजस अर्जेंटीना को और करीब 20 जो हैं इजिप्ट को। तो वो जब आएगा उसमें आएगा, क्योंकि देखिए एक मल्टी रोल 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, और कम रेट में, और सबको जो चाहिए वो खूबियों के साथ है। तो लोग, तो कई कंट्रीज इसमें इंटरेस्ट दिखा रही हैं। आर्मेनिया को काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट किया, आप जानते हैं कि आर्मेनिया की लड़ाई वहाँ पर चल रही है, और उसको जो है सस्ता मिला है। तो हम पिनाका जो रॉकेट्स हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, आकाश है, वो हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी हम दे रहे हैं उसको, आर्मेनिया को। तो ये सब चीज़, एंटी टैंक मिसाइल्स, अटैक जो एंटी टैंक रॉकेट्स हैं,
कल्याणी सिस्टम्स प्राइवेट सेक्टर ने हमारे यहाँ देखिए इनको उनको दिया है गन्स। और मैं एक चीज और बता दूं, देखिए जो हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट का, इसमें 60% कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का है। तकरीबन 30-40% जो है वो पीएसयूज का है इसमें। और आकाश जो हमारा सिस्टम है देखिए उसको अभी भी वियतनाम, फिलीपींस, इजिप्ट, इन लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है लेने के लिए। ब्रह्मोस की जो हम बात कर रहे हैं देखिए वियतनाम, फिलीपींस, जो अपने कुछ और भी अरब कंट्रीज हैं वो भी उन्होंने इसमें दिखाया है। वियतनाम को तो हमने ब्रह्मोस सप्लाई कर रहे हैं, 2 महीने में उनको मिल जाएगा। और वरुणास्त्र करके एंटी सबमरीन मिसाइल है, वो भी टॉर्पीडोज हैं जो कि वो दे रहे हैं उनको। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे करके ये है इतनी चीजें। एफडीआई भारत ने कर दी है 74% इसमें डिफेंस सेक्टर में अगर डायरेक्ट है, और थ्रू गवर्नमेंट है तो 100% है। तो ये सब चीजें कर दी हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत में एफडीआई आया है, लेकिन उतना नहीं आया जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। देखिए अभी 2 मेन हैं, जो साहब है इनका स्वीडन का, वो जो है एफडीआई लेकर के आया है 100% एफडीआई, और इसमें तकरीबन 18 बिलियन का एफडीआई आया है टोटल। लेकिन हमें, मुझे लग रहा है प्राइवेट सेक्टर पर देखिए हमें दोबारा जाना पड़ेगा। दोबारा क्या, उन्हीं को और आगे लाना पड़ेगा, वही ज़्यादा इसमें आकर के आगे बढ़ सकते हैं। उनको रियॉर्ग, पीएसयूज को तो रियॉर्ग इन्होंने किया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को और रिस्पॉन्सिबल बनाया है। देखिए बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, लेकिन वो जो आउटपुट नहीं मिल रहा था बिल्कुल जितना इनपुट जा रहा था। प्लस इनको थोड़ा और रियॉर्ग करना पड़ेगा हमारा जो सिस्टम है। बिल्कुल अभी जो डीआरडीओ है उसको एक ही 1 पॉइंट रखा है कि डीआरडीओ ही वो आरएफबी लेगा, वही जो है उसकी रिसर्च करेगा, रिसर्च करने के बाद वही अप्रूव कराएगा, वही प्रोडक्शन भी करेगा। ये सिस्टम अलग होना चाहिए। इनफैक्ट एक राघवन कमेटी की रिपोर्ट इसके ऊपर है जिस पर कि एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही एजेंसी करेंगे तो हर एक चीज हो नहीं पाएगी, इनपुट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, और हर एक चीज देखिए हमारी लेट हो रही है। इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री ने खुद ही इस पर चिंता जताई है कि प्रोजेक्ट्स डिलेड होते जा रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। और अभी तकरीबन 5000 से ज्यादा आइटम्स रिजर्व कर रखे हैं डिफेंस लोकल प्रोडक्शन के लिए, कि लोकल ही खरीदे जाएंगे, लोकल वेंडर से भारत में ही बने हुए होंगे। लेकिन सवाल है कि हमें क्वालिटी भी तो देखनी पड़ेगी कि क्वालिटी मॉनिटरिंग हो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम खरीदें। हम खरीदने का मतलब है कि बाहर वाले भी लें, तब तो उससे हमें फायदा होगा। हालांकि एचईएल को देखिए, एचईएल ही एक कंपनी है जिसको कि अभी ऑर्डर्स मिल चुके हैं, तकरीबन 15,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं अगले साल के लिए। टर्बो इंजन्स हम ले रहे हैं अमेरिका से, देखिए वो एयरक्राफ्ट के लिए, एक वो भी है। आर्म्स, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हथियार एक्सपोर्ट किया जो हमने, तकरीबन 80-85 कंट्रीज को किया, लेकिन लोअर और मीडियम लेवल के भी। अभी हमको जो है ध्यान देना है कि हमारा जो R&D है उसको ज़्यादा हम उसमें बूस्ट करें। जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड एक क्रिएट किया था उसको ऐसे बूस्ट करें कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों फायदा उसे उठाएं। डिफेंस कॉरिडोर हमने नॉर्दर्न रीजन और साउथ में ही बनाए हैं, लेकिन अभी आउटपुट कितना आ रहा है वो अभी तक वहां से नहीं हो पाया कि क्या एस्टेब्लिश हो गया और कितना हमें मिल रहा है। और देखिए जो हम अभी जो बात कर रहे हैं सब कुछ बेस्ड है सिप्री की रिपोर्ट पर। और सिप्री माना जाता है कि दुनिया में बहुत एनालिटिकल है, बहुत डीप स्टडी रिसर्च करके रिपोर्ट ले आता है, उसी की चलती है। और आज की हालत देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप पर अगर एक्सपोर्टर है तो अमेरिका ही है, 42% लेकर के है। अमेरिका के बाद फ्रांस आता है जो कि सिर्फ 11 है। रूस भी कम हो गया है लड़ाई की वजह से, नहीं तो नंबर 2 पर था, अभी 10.5% उसका है। चाइना 6% है। स्पेन भी आ जाता है 2.7%। और उसमें मतलब टॉप 10 जो हैं यहाँ तक पहुँचते हैं। अब हमारा अगर देखा जाए तो भारत अभी तक तो नहीं पहुँचा था 25 की लिस्ट में, बट अभी जो इस साल के आंकड़े हैं उसमें टॉप 25 में पहुँच जाएगा। बट फिर भी कैपेबिलिटी पॉइंट कुछ % रहेगी, 1% से नीचे ही रहेगी। तो जो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए नॉर्वे, ब्राज़ील, बेलारूस,
यूएई इंपोर्टर भी है, तब भी वो भी एक्सपोर्ट करता है, और वो अभी तक उसका नाम है पहले 25 में। तो भारत का जहाँ तक है, देखिए हम लार्जेस्ट इंपोर्टर अभी भी हैं। दुनिया का 9.8% इंपोर्ट मतलब हम कर रहे हैं। हमारे बाद यूएई है जो इंपोर्ट करने वाला है, और बेसिक हमारी इंपोर्ट मैक्सिमम रूस और फ्रांस से है। फ्रांस से तो देखिए रफाल और जो बेसिकली पनडुब्बी इसकी बात हुई थी सबमरीन्स की, उसकी चल रही है। स्वीडन से भी हम साथ से वो कर रहे हैं, तो वो मेजर चीज़ें हैं। और वही मैं कह रहा था कि हमें अब मेजर चीज़ों में जाना पड़ेगा। तेजस की हम बात कर रहे हैं, बट बाकी में भी देखिए हमने अभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे एक अपने यहाँ मजगा डॉक से बनवा करके बनाया है और हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि हमारा इंपोर्ट डाउन हो गया है 32%, लेकिन मेजर चीज़ों का नहीं हुआ है। हालांकि इंपोर्ट अब जो हम ज़्यादा हुआ है इस बार, उसकी बात यही है कि हम रफाल लिए हैं, अपाशे जो हेलीकॉप्टर्स आए हैं, और भी हमने मिसाइल्स और बाकी चीज़ें जो ली हैं अमेरिका से या रूस से, उसकी वजह से बढ़ा है। लेकिन देखिए चाइना का इंपोर्ट 44% डाउन हो गया है। रीज़न कि चीन ने अपनी जो इंडस्ट्री है डिफेंस, उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड बेस कर दिया है, उसको काफ़ी बढ़ाया उसने, और उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा दी है। लेकिन एक और बड़ी चीज़ है जो हमें समझना पड़ेगा, चीन जो है बहुत ज़्यादा बिलीव करता है रिवर्स इंजीनियरिंग में। वो सामान खरीदता है, खुद बनाता है, और रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो बनाता है। बिल्कुल, खास करके रूस के जितने सामान लिए हैं सब अपना वो बना रहा है। अमेरिका से भी जो कुछ लिया, भी सामान लेता है। हाँ बिल्कुल, चीन भी इंपोर्टर है, काफ़ी इंपोर्ट करता है, लेकिन जो भी लेता है उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, और इस वजह से वो अपना काफ़ी आगे जा रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अभी देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश और अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट कर रहा है वो। पाकिस्तान 82% अपना डिफेंस इंपोर्ट चीन से लेता है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या है वहाँ। और हमारा जो है जहाँ तक है टोटल इंपोर्ट्स हमारे जो हैं डाउन तो हुए हैं, 46% जो वो थे 2018 में, अब 36% हुए हैं, डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और जो हम अभी बात करते देखिए, जो अगेन सिपरी इसी में जो टॉप वर्ल्ड की 100 जो आर्म्स प्रोड्यूसिंग फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उसमें हमारे सिर्फ 2 हैं, एक HAL है और एक BEL है। अच्छा, HAL जो है वो 42वें नंबर पर है और BEL 65वें नंबर पर है। तो ये भी नहीं है कि बहुत बड़ी पोजीशन है, हमको इस पर भी देखना पड़ेगा कि हम ऐसे सिस्टम्स करें अपने लें कि आगे जाएं। हालांकि HAL ने देखिए, टाटा ने, प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, टाटा ने लॉकहीड मार्टिन से कॉन्ट्रैक्ट किया है, बोइंग से हुए हैं, महिंद्रा किया है, L&T है, कल्याणी है, अडानी डिफेंस है, रिलायंस है, आ रहे हैं। लेकिन प्राइवेट और काफ़ी MSMEs हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बट जो वही हमने कहा कि जब तक आप इनको मार्केट नहीं देंगे, बिल्कुल इनको सहूलियत दीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कीजिए, मार्केट दीजिए कि ये आगे बढ़े। अभी परमिट्स एप्लीकेशंस में ही हमारा काफ़ी टाइम लग जाता है, और कहते होते हैं कि 12 से मतलब काफ़ी टाइम 2 से 3 साल तक लग जाते हैं। और देखिए हम एक्सपोर्ट्स की जहाँ तक बात कर रहे हैं कि हम ही नहीं है, पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट किया है, पाकिस्तान भी एक्सपोर्टर है। उसने अल खालिद आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स एक्सपोर्ट करता है, स्मॉल आर्म्स एम्युनिशन करता है, J-17 फाइटर्स जो चीन के साथ मिल के बना रहा है वो भी एक्सपोर्ट करता है। और पिछले साल की रिपोर्ट है कि $364 मिलियन का आर्टिलरी 155 मिलीमीटर एम्युनिशन जो है उसने यूक्रेन को भेजा। अब उसने तो नहीं भेजा क्योंकि वो अमेरिका और के रास्ते, अमेरिका ने वो करा है सीक्रेट डील करके, और अमेरिका ने ले करके और 2-3 अलग देशों के थ्रू होते हुए ये वहाँ गया है यूक्रेन में। बट कहने का मतलब है कि किया तो उसने है। तो अमेरिका उसमें हम अगर कहें कि सिर्फ हम ही हैं, तो पाकिस्तान भी, मैंने कहा कि वो भी चुप नहीं बैठा, वो भी कर रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं हमें और करना चाहिए, करने की जरूरत है। बिल्कुल जो करने की जरूरत है, ऑफ कोर्स सेल्फ रिलायंस तो बहुत ज़रूरी है कि हम बेसिक जो चीज़ें उसमें तो रहें, कि सेल्फ रिलायंस हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करें, और अपने R&D को प्राइवेट के साथ मिल करके
हम उसको आगे बढ़ाएं। हाँ, बिल्कुल 100% आप प्राइवेट को नहीं देना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बट 30-40 एक सिस्टम का 30-40-50 कोई लेवल बनाइए, 60% यहाँ तक मिलके करेंगे, ऊपर हम आपको देंगे, सो दैट ये चीज आगे बढ़े। और R&D को, और एक R&D एंड जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, आपने एमलगमेशन कर दिया, उनको बना दिया, कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया, बट उनको और अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। इतने पैसे जो लगे हैं उसका आउटपुट आना चाहिए, और सिर्फ मेक इन इंडिया एंड सेल इन इंडिया से नहीं काम बनेगा। मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड जो मोदी जी ने बोला है, उसको इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सोच के बनाएं कि हम सिर्फ अपनी रक्षा क्षेत्र के लिए नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बाहर के लिए बनाएंगे वहां कंपटीशन है, अंदर तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? हम 60-70% चीजें तो वाली, मतलब इफेक्टिव चीजें थोड़ी ना चाहिए, हमको तो 100% चाहिए। बिल्कुल। तो बाहर वाले भी तभी लेंगे। तो जब हम कहेंगे कि नहीं ये तो 70% ही इफेक्टिव है, तो बाहर से तो कोई आके लेगा नहीं। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी इसमें कि किस तरह इसको हम आगे बढ़ाएं। और जो हमारा एक्चुअली जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल बनाया था वो टेक ऑफ नहीं हुआ पिछले 3-4 साल में। हमें देखना पड़ेगा कि हम उसको और कैसे आगे बढ़ाएं। क्यों नहीं फॉरेन कंपनीज और इंटरेस्ट ले रही हैं FDI हमारे यहाँ लाने के लिए? क्या कमी रह गई है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जब वो आएंगे तभी ये हो पाएगा। उसके बाद भले हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें, लेकिन तब तक तो हमें चाहिए कि जब तक ये आए नहीं। और हमें जरूरी इसलिए है, सबसे ज़्यादा देखिए थ्रेट हम देख रहे हैं किस तरह हो रहा है, कहाँ हो रहा है। हमें ब्लू वाटर नेवी बननी है, बिल्कुल डीप जा करके, जो हम अभी नहीं है आज की डेट में। हमें करना पड़ेगा अपने आप को वहाँ, सिर्फ अरेबियन सी या सिर्फ इधर इंडियन ओशन में रह के नहीं काम बनेगा। हमें बिल्कुल आगे तक जा करके, डीप सी जा करके हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसको हमने इम्प्रूव करनी है। और जो मॉडल है और नेवीज के साथ कांटेक्ट करके हो रहा है, ऐसा है कि नहीं हो रहा है। देखिए फॉरेन नेवीज फर्स्ट टाइम इंग्लैंड की 2 नेवल शिप्स आई हैं चेन्नई में, रेस्ट रिफिटिंग और बाकी चीज़ों के लिए जो पहले नहीं आती थी। तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे तभी हमारा भी बढ़ेगा, तभी ये चीज़ आगे बढ़ेगी। और ये जो थ्रेट हमारी है चीन की थ्रेट, हम कम नहीं आंक सकते हैं। जब चीन को लगेगा कि हाँ भारत इतना है कि वो मैं कुछ करूंगा, तो वो आ करके उतना या उससे ज्यादा करेगा, तभी वो चुप बैठेगा। बिल्कुल आज की हालत वो नहीं है। अभी चीन का पलड़ा भारी है, बिल्कुल भारी है। इसमें हम मतलब हम देख रहे हैं कि जो हालत है उसकी इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन फिर उस बयान का क्या कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन नहीं देखिए वो तो है, तो हम छोड़ेंगे नहीं। बस सवाल है कि हम छोड़ेंगे तो नहीं, बट किस लेवल तक। हाँ, लेवल की बात है ना। पहले बात तो किसी की हिम्मत नहीं होती छेड़ने की, वो नहीं होनी चाहिए। देखिए एक 9/11 अमेरिका में हुआ था 2001 में, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, चल रहा है। तो वो चीज आनी चाहिए, वो तब आएगी जब हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्कुल दोनों होगी। फौज की कैपेसिटी सिर्फ मोराल से, हमारे फाइटर से, हमारे जवानों से ही नहीं है, उनको उतना बैकिंग तो देनी पड़ेगी, उतने हथियार से, बाकी चीजों से, कि उनको लगे कि ये चीज है। दूसरी चीज कि पाकिस्तान का जहां तक है, देखिए काफी हद तक तो काबू हो गया है, लेकिन फिर भी खतरा तो है, खतरा है हर एक उसमें है। और चीज देखिए, हमें आपको प्राइसिंग सिस्टम भी हमें अपनी देखनी पड़ेगी, कॉम्पेटेबिलिटी कितनी है। अब हम ये सोचें कि सिर्फ मुनाफा ही बढ़ाते रहें, लेकर के पहले प्राइसिंग वो करें, इन सब चीज़ों में थोड़ा देखना पड़ेगा कि दोनों का, खरीदने वाले का भी फायदा हो और जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी फायदा हो, बहुत ज़्यादा मिडिलमैन नहीं हो, कॉस्ट ओवररन्स नहीं हो, डिलेड नहीं हो, तो प्रोजेक्ट तो कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। तो वो भी कॉम्पेटेबिलिटी होनी चाहिए। और क्वालिटी जो है उसको कैसे हम रखें। मल्टी मोड, मल्टी मिशन जो प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन 55 प्रोजेक्ट्स थे इसमें मल्टी मोड मिशन में, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए सारे के सारे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको देखना पड़ेगा। और कुछ और भी चीज़ें हैं, बट अगर हम इन पर ध्यान दें, जो रिपोर्ट्स हमारे पास पड़ी हैं और स्टडी करें, बाकियों से हम देख ही रहे हैं कि बाकी देश कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ देखें। देखिए नई चीज़ आ गई है, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, ड्रोन्स। और आजकल पूरी लड़ाई ड्रोन्स पर चल रही है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई पूरी ड्रोन्स की, एरिया लड़ाई चल रही है। हाँ, कैप्चर तो बाई फुट ही होगा, लेकिन रोल किसका था? एयर, आर्टिलरी का सबसे बड़ा, उसके बाद जो है इन्फेंट्री, सब चाहिए। तो हमको एक कैपेबिलिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। हमने स्टैंडिंग आर्मी रखनी है, या हमने
ट्रेन करके और कुछ आदमी रखने हैं, वो देखना पड़ेगा। कितना हमें अपना स्टोर रखना पड़ेगा आर्म्स एम्युनिशन का, वो देखना पड़ेगा। आप देखिए क्या हालत हो रही है। 2 साल के बाद रूस की भी हालत खराब थी, अमेरिका नाटो का हालत खराब है, और वो नाटो जो कि 1% पर रखा था कैप अपने डिफेंस का, अब सभी बोल रहे हैं कि 2% कम से कम करना पड़ेगा। बिल्कुल। कहने का हमारा मतलब कि ये जो डिफेंस परचेजेज हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स बहुत बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा मार्केट होगा डिफेंस का। अगर 1% समझ लीजिए पूरे नाटो का ज्यादा बढ़ जाता है, वो सारा का सारा तो खुद नहीं बनाएंगे, कई चीजें कंपोनेंट से लेके कई चीजें इंपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। तो उसमें ये बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए, और उस चीजों को एनालाइज करके देख करके कि वो क्या इंपोर्ट करेंगे, हम क्या हमारी भागीदारी हो सकती है, क्या बना सकते हैं, इन जो इतनी लड़ाई है उसको देख करके बाकी देश क्या चाहेंगे, वो चीजों पर जा करके फोकस करें। तो डेफिनेटली जो आपने कहा 2030 तक, नहीं तो जैसे हम थोड़े धीरे चलते हैं 2035 तक, तो 2047 तो, है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और भारत जरूर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, बिल्डिंग करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, और हम कर सकते हैं। बिल्कुल। इस दौरान एक चीज आपने बहुत बड़ी बात बोली कि बिचौलियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, देखिए ये वो सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। बिल्कुल। हर एक का वो अपना फायदा देखेंगे, हमारा नहीं देखते हैं। और खास करके जो हम लोगों ने बीच में बात की, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट सबसे अच्छा है। बिल्कुल। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में भारत किस तरीके से आगे बढ़ता है, और खास करके रक्षा क्षेत्र में उसे कितनी उपलब्धियां हासिल होती है। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। शौर्य पथ में हमेशा की तरह हमारे साथ थे ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी सर। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।